राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। मैं गजानंद वर्मा आज फिर आपके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन की क्लास लेकर आया हूँ, जिसके अंदर अपने जो जितने भी मुगल राजपूत संबंध हुए थे उनके संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन है वो इस क्लास के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। आज ये क्लास 15 मिनट पहले स्टार्ट कर दी है, क्योंकि 9 बजे ठीक अंशु जी वाली क्लास होती है। तो करते हैं दोस्तों शुरू अपना पहला प्रश्न। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने साथ आज जिन विद्यार्थियों ने नोट्स भेजे हैं उनके नोट्स दिखाए जाएंगे। तो गजेंद्र जी गुदारा पाली से हैं, छगनी जी बाड़मेर से हैं, और रमा जी भी बाड़मेर से हैं, और सोनाल शेखावत हनुमानगढ़ से, जिन्होंने मुझे आज नोट्स भेजे थे। तो उनके नोट्स वीडियो के लास्ट में दिखाए जाएंगे। तो चलो करते हैं दोस्तों शुरू। और उसके अलावा जो विद्यार्थी पीडीएफ भेज रहे हैं उन पीडीएफ को हमारे साथ के मेरे साथी स्टाफ के मुकेश जी थे, और वो फिलहाल बैंक में कार्यरत हैं नोहर से। वो पीडीएफ बनाकर आपके लिए भेज रहे हैं। तो आप वहाँ से आप मैंने बताया था, कल भी बताया था, जीके गजानंद वर्मा अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लें। ठीक है। करते हैं दोस्तों शुरू। आज का पहला प्रश्न। गज सिंह की मृत्यु पर जोधपुर के इतिहास का अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन किस राजा के राज्यारोहण से नवीन युग का सूत्रपात हुआ था। बताओ, गज सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर के इतिहास का अध्याय समाप्त हो गया था, लेकिन किस राजा के राज्यारोहण से नवीन युग का सूत्रपात हुआ। तखत सिंह, मान सिंह, अजीत सिंह या फिर जसवंत सिंह। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि हमारे साथ जैसे कल विद्यार्थी जुड़े हुए थे ठीक है वैसे ही आज हमारे साथ जुड़ जाएं। जो विद्यार्थी कल बोल रहे थे कि सर पेपर है वो थोड़ा हार्ड बनाओ, तो ठीक है आज अपने जितने भी क्वेश्चन आप सही करते हो तो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आज वाले कितने क्वेश्चन आपके लिए सही हुए हैं। बताओ भाई, इसका उत्तर कौन सा होगा सही। तखत सिंह होगा या मान सिंह या फिर अजीत सिंह या फिर जसवंत सिंह। देखो इसका सही है, सही जा रहे हो सभी। इसका उत्तर होगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की अगर बात करें कि ये बात पहले तो ध्यान में ये रखनी है कि ये बात कही किसने थी, ये किस इतिहासकार ने ये बात कही थी। अगर बात करें उस इतिहासकार की तो उसका नाम था निर्मल चंद्र राय। क्या नाम था। निर्मल चंद्र राय। निर्मल चंद्र राय ने ये बात कही थी कि गज सिंह की मृत्यु पर जोधपुर के इतिहास का अध्याय क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, लेकिन जसवंत सिंह के राज्यारोहण से नवीन युग का सूत्रपात हुआ था। तो वो राजा कौन है अभी, जसवंत सिंह है। और ये बात कही थी निर्मल चंद्र राय ने कही थी। उसके बाद अगर बात करें कि गज सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो गज सिंह की मृत्यु हुई थी आगरा के अंदर। कहाँ हुई थी, आगरा में। जैसे ही गज सिंह की मृत्यु आगरा में हुई थी उसके बाद जसवंत सिंह भी कहाँ पहुँच गए थे, जसवंत सिंह आगरा में पहुँच गए थे। और आगरा के अंदर जैसे ये आगरा के अंदर पहुँचे वहाँ पर इसलिए इनके लिए कहा जाता है कि गज सिंह की मृत्यु पर जोधपुर के इतिहास का अध्याय समाप्त हो गया था, लेकिन जिस राजा के राज्यारोहण से नवीन युग का सूत्रपात हुआ था वो थे जसवंत सिंह। और ये भी नोट कर लेना आप साथ में, ये बात कही किसने थी, निर्मल चंद्र राय ने कही थी। जितने भी आज क्वेश्चन सही करते हो वो ज़रूर बताएं, और जिन विद्यार्थियों ने नोट्स भेजे हैं मेहनत कर उनको लास्ट में वीडियो के अंदर जरूर दिखाऊंगा मैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकबर की सुलह कुल की नीति के बाद किस मुगल राजा ने अपनाई थी। अब बताओ, अकबर ने आपको पता ही है सुलह कुल की नीति अपनाई थी। अकबर ने तो अपनाई थी, सभी को ही पता है, लेकिन अगर हमें पूछ ले कि अकबर के बाद में किस मुगल राजा ने ये सुलह कुल की नीति अपनाई थी, बताओ। क्योंकि कल बोल रहे थे ना आप सर पेपर थोड़ा इजी है, थोड़ा सा हार्ड बनाओ। तो बताओ भाई, बहादुर शाह प्रथम, रोशन अख्तर, जहादर शाह, रफ़ीउद्दौला। बताओ 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 भाई। देखो अकबर ने, पहले तो मैं बता देता हूँ सुलह कुल की नीति क्या होती है। सुलह कुल की नीति देखो ये अकबर ने अपनाई थी। जिस प्रकार से बाबर लेकर आया था ना अपने साथ तुलगुमा युद्ध पद्धति, जिस पद्धति के तहत उसने युद्ध जीते थे, ठीक उसी प्रकार से अकबर ने एक नीति अपनाई थी, सुलह कुल की नीति। अब ये सुलह कुल की नीति होती क्या है, देखो सुलह कुल की नीति ये होती है, यानी या तो कोई भी राजा है उसको दोस्त बनाकर अधीनता स्वीकार कर ले, यानी किसी भी राजा को दोस्त बनाकर अधीनता स्वीकार कर ले। किसी भी राजा को दोस्त बनाकर अधीनता स्वीकार कर ले, दोस्त बनाकर अधीनता स्वीकार कर ले। ठीक है, या तो दोस्त बन के कर ले अधीनता स्वीकार। अगर दोस्त बनकर अगर वो अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो उसका किस प्रकार से दमन किया जाए, ये नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी। पहले तो हमें पता ही है अकबर ने अपनाई थी, लेकिन अकबर के बाद में किसने अपनाई थी,
तो अकबर के बाद में इसका सही उत्तर होगा जहादर शाह। देखो जहादर शाह ने ये नीति अपनाई थी, कब अपनाई थी? 1712 से ये 1713 तक क्या रहा था? राजा रहा था। 1712 से 1713 तक राजा कौन रहा था? जहादर शाह रहा था। इसने ये जो सुलह कुल की नीति है वो अपनाई थी। आज कैसा लगा आपको पेपर, ये जरूर बताना सभी। लास्ट के अंदर वीडियो के अंदर जो कमेंट कर जरूर बताएं आप सभी कि पेपर अच्छा था, या जो आपको यूट्यूब के ऊपर जितने भी पर्सन नहीं मिले हुए हैं, जितने भी यूट्यूब के ऊपर ऐसे टॉपिक हैं जो नहीं डाले हुए हैं, मैं उन्हीं टॉपिकों को देखकर उनके अलावा टॉपिक डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये आप मुझे बताना सारे के सारे कमेंट कर कि कैसा लगा आज वाला भी वीडियो। जो विद्यार्थियों ने मेहनत की है उन मेहनत को लास्ट में दिखाया जाएगा, और उन्हीं से संबंधित एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मैं वीडियो के लास्ट के अंदर। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। राजा भगवान दास को अकबर के प्रति स्वामी भक्ति करने का अवसर किस युद्ध में मिला था? बताओ। चित्तौड़ आक्रमण, बिहार आक्रमण, पेराक आक्रमण, या फिर अफगानिस्तान आक्रमण। भगवान दास, जिसको भगवान दास भी बोलते हैं, बताओ भी जल्दी से, किस युद्ध के अंदर मिला था? चित्तौड़ आक्रमण पर मिला था, या फिर बिहार आक्रमण पर, या पेराक आक्रमण पर, या अफगानिस्तान आक्रमण पर? बताओ बताओ जल्दी बताओ। राजा भगवान दास की अगर मैं बात करूं, भगवान दास 1574 के अंदर क्या बने थे? राजा बने थे 1574 में। देखो 1574 में राजा बने थे, तो इसके अंदर एक दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ से देखो। चित्तौड़ आक्रमण कब हुआ था? चित्तौड़ आक्रमण 1568-69 के अंदर हुआ था। चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? 1567-68 के अंदर नहीं हुआ था क्या साका? उसकी बात है ये। तो चित्तौड़ आक्रमण के समय उस वक्त यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था भारमल। कौन था? भारमल। लेकिन ये चित्तौड़ आक्रमण में गया था, लेकिन स्वामी भक्ति दिखाने का जो अवसर मिला था वो किस युद्ध के अंदर मिला था? वो मिला था इसे पेराक आक्रमण में। अब आपको ये बताना है, इसका 3 नंबर उत्तर सही होगा। पेराक आक्रमण कहाँ पर हुआ था ये बताना है कमेंट कर। आज का प्रथम प्रश्न है, जो क्वेश्चन है मेरा, कि पेराक आक्रमण किया कहाँ पर था और कहाँ पर ये भगवान दास को अकबर के प्रति स्वामी भक्ति दिखाने का मौका मिला था। तो ये पेराक आक्रमण किससे संबंधित है वो कमेंट कर जरूर बताएं। काफ़ी विद्यार्थी नहीं बता रहे हैं, एक ही विद्यार्थी है या 2-3 विद्यार्थी जो एक्टिव है, जो जितने भी पर्सन हैं मेरे वो बताते हैं, तो सभी विद्यार्थी जरूर बताया करो। अब देखो पेराक आक्रमण के अंदर किस प्रकार से भगवान दास को स्वामी भक्ति दिखाने का अवसर मिला था। अगर अपने बात करें कि पेराक आक्रमण, देखो भगवान दास ने कई बार सम्राट को प्राण बचाए थे, यानी कई बार जब भी विपदा आती थी अकबर पर, कई बार जब भी विपदा आती थी किसके ऊपर? अकबर के ऊपर, तो कौन आ जाता था? भगवान दास आ जाता था। यानी ऐसे याद रख लेना, जब भी अकबर पर विपदा आई तो कौन आ गया? भगवान आ गया, भगवंत दास आ गया। तो पेराक आक्रमण के ऊपर जब हुआ था तो अकबर की इन्होंने जान बचाई थी, ठीक है। इसलिए अकबर इसे अपना खास मानने लग गया था, और उसके बाद अकबर इसे क्या करता था? जब भी कहीं पर युद्ध होता था तो किसी अपने साथ लेकर जाता था? भगवान दास को साथ लेकर जाता था। और भगवान दास से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान दास को 5000 सेना का मनसबदार बनाया था अकबर ने। कितनी हज़ार सेना का? 5000 सेना का, कछुआ वंश का राजा भगवान दास। और 1568 के अंदर चित्तौड़ अभियान के अंदर इन्होंने सहयोग किया था, लेकिन विशेष रूप से उस वक्त सहयोग किसका था? भारमल का था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज काफ़ी जल्दी भी करेंगे, साथ में जल्दी भी बताएंगे और जल्दी भी समझाएंगे। कल मैंने लास्ट के अंदर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए थे उनकी मैंने चैट देखी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान सिंह के पिता भगवान दास की जब मृत्यु हुई उस समय मुगलों ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त कर रखा था? काबुल का, बिहार का, बंगाल का, या फिर गुजरात का? बताओ भी। जब मान सिंह के पिता भगवान दास की मृत्यु हुई थी, भगवान दास की मृत्यु कब हुई थी? देखो मैं बता देता हूँ, 15 नवंबर 1589 15 नवंबर 1589 को भगवान दास की मृत्यु हुई थी लाहौर के अंदर। भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में। लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी। तो उस वक्त मान सिंह को मुगलों ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त कर रखा था? बताओ। काबुल का, बिहार का, बंगाल का, या गुजरात का? देखो जब भगवान दास की मृत्यु हुई थी तो उस समय मान सिंह को कर रखा था, हाँ सही है आपका, बिहार का। बी ऑप्शन सही होगा, 2 नंबर। बिहार का उसे सूबेदार नियुक्त कर रखा था। देखो भगवान दास की मैंने आपको मृत्यु बताई दी है, 1589 में हुई थी। 1589 में जब मृत्यु हुई थी और 1587 में इसे नियुक्त किया था कहाँ का सूबेदार? बिहार का सूबेदार। किसको? मान सिंह को 1587 में नियुक्त किया था बिहार का सूबेदार। और
वहीं पर क्या हुआ था, प्रथम मान सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। अगर हमें पूछ ले कि जैसे महाराणा प्रताप से संबंधित पूछा जाता है ना, महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो ठीक उसी प्रकार से मान सिंह भी महत्वपूर्ण है। अकबर का विश्वास पात्र सेनापति, और साथ में अकबर का क्या था, नवरत्नों में ये शामिल था, जिसके पास 7,000 सेना की क्या थी, मनसबदारी थी। और मान सिंह को अकबर ने किसकी उपाधि दी थी, फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद यानी क्या कहकर पुकारा था, पुत्र कहकर पुकारा था। तो इन्हीं से संबंधित है। तो मानसिंह का प्रथम जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, पटना में हुआ था। प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, पटना में। अगर हमें पूछ ले दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था इनका आमेर में। कहाँ हुआ था, आमेर के अंदर। तो मानसिंह का जो प्रथम राज्याभिषेक है वो पटना में, और दूसरा राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था, आमेर के अंदर हुआ था। और मानसिंह को कहाँ का राजा बनाया गया था, देखो 1589 में राजा बनाया गया था। मानसिंह को 1589 ईस्वी में राजा बनाया गया था। और बाकी मैंने आपको बात बताई दी है इसकी। 7,000 सेना की मनसबदारी थी, अकबर के नवरत्नों में शामिल था, सबसे विश्वास पात्र सेनापति था। अगर हमें पूछे अकबर का दूसरा विश्वास पात्र सेनापति कौन था, कमेंट करके बताओ जल्दी से। अकबर का दूसरा विश्वास पात्र सेनापति, दूसरा विश्वास पात्र सेनापति, इसको कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। और इतिहासकार, कुछ इतिहासकार इसके पिता को भगवान दास बताते हैं, कोई भगवान दास बताते हैं। तो मानसिंह से संबंधित है, ये वही मानसिंह है जिनसे संबंधित आगे भी और क्वेश्चन आएंगे। तब इनसे संबंधित जितने भी कहानियां हैं, जैसे जननी जने तो ऐसा जन, जैसो मान मर्द, समंदर खांड पखालियो, काबुल बांधी हद, इस प्रकार से मानसिंह के बारे में जो कुछ कहावतें हैं वो क्यों है, किस लिए, वो आगे वाले प्रश्न में बता देंगे। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। उसके बाद अकबर के साथ विवाहित आमेर राजकुमारी का नाम हुर्का दिया था, किसने दिया था भाई, बताओ। गोपीनाथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने, यदुना सरकार ने, BL पानगड़िया ने। यानी अकबर के साथ विवाह हुआ था, किसका हुआ था, 6 फरवरी 1562 को सांबर में विवाह हुआ था। कब हुआ था, 6 फरवरी 1562 को सांबर के अंदर विवाह हुआ था। किसका हुआ था, हरकाबाई का, जिसको जोधाबाई भी कहते हैं, ठीक है। उसका विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था, अकबर के साथ। लेकिन उसका नाम हुर्काबाई किसने दिया था, गोपीनाथ शर्मा बताते हैं, या फिर दशरथ शर्मा, या यदुनाथ सरकार, या फिर BL पानगड़िया, बताओ। सही है, BL पानगड़िया। इसका उत्तर कौन सा होगा सही, 4 नंबर इसका उत्तर सही होगा। देखो BL पानगड़िया की जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, यानी इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। उस किताब के अंदर इन्होंने जोधाबाई का जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है, हुर्काबाई दिया है। और कुछ एक कहते हैं कि जैसे मरियम उज़्ज़मानी के नाम से जानी जाती थी जोधाबाई, तो जिसके अंदर मरियम की जो उज़्ज़मानी का नाम मिलता है वो तुजू के जहांगीरी के अंदर मिलता है। और हरकाबाई को मरियम नाम सम्राट अकबर ने दिया था, और जामानी या उज़्ज़मानी नाम शेख सलीम चिश्ती ने दिया था। लेकिन उससे संबंधित मैं बात बता देता हूँ यहाँ पर कि हरकाबाई जो नाम दिया गया है वो दिया है BL पानगड़िया ने। राजस्थान का इतिहास इनकी पुस्तक है, उस किताब के अंदर इन्होंने अपना नाम दिया। लेकिन विशेष बात यह है, नोट लगा कर लिख लेना, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ही दिया है हरकाबाई नाम, बाकी कहीं पर भी इतिहास के अंदर इस प्रकार का नाम लिखा हुआ नहीं है। ना ही तो जयपुर की जो वंशावली है या फिर राजकीय रिकॉर्ड है उसके अंदर राजकुमारी का इस प्रकार से कोई नाम नहीं है। तो अकबर के साथ विवाहित आमेर राजकुमारी का जो हरकाबाई नाम था वो किसने दिया था, BL पानगड़िया ने दिया था। उसके बाद यहाँ से हमें पूछा जाता है कि और मथुरालाल शर्मा जिन्होंने जयपुर राज्य का इतिहास लिखा था, तो उन्होंने इस प्रकार के विवाह का कोई प्रकार का उल्लेख नहीं करती है मथुरालाल शर्मा। और VN सिमथ है जिन्होंने अपनी पुस्तक महान मुगल अकबर, किसकी, VN सिमथ, VN सिमथ, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है महान मुगल अकबर। महान, इनको लिख लो साथ साथ में, महान मुगल अकबर। इस पुस्तक के अंदर ये क्या कहते हैं कि बारमल की जो जोधाबाई थी वो क्या थी, ज्येष्ठ पुत्री थी। और उसके अलावा यदुनाथ सरकार की बात करें अगर अपने, तो यदुनाथ सरकार की एक पुस्तक है जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर।
इनकी जो प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम अपना इसी नाम से है, जीके गजानंद वर्मा, वो आप ज्वाइन करें, ठीक है। और जो भी आप नोट्स भेजते हो उसकी पीडीएफ फिर वापस आपको लिखी हुई मिलेगी कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। जो अपने मेरे साथी हैं जो वर्तमान में बैंक में कार्यरत है, मैं बता रहा हूँ मुकेश जी नौहर से, तो वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो घर पर ही हैं लॉकडाउन के कारण, तो हम आपके लिए वो इतना कर रहे हैं। जो भी आप पीडीएफ भेजते हो या फिर फ़ोटो खींच कर भेजते हो अपने नोट्सों की, तो उनको पीडीएफ के माध्यम से वहीं पर वापस अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यदुनाथ सरकार की एक पुस्तक है जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, उसके अंदर भारमल की पुत्री लिखा है उन्होंने, ठीक है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हल्दी घाटी के दौरान मैदान में सुरक्षा की खोज में जाते हुए राणा प्रताप की मुलाकात उसके भाई शक्ति सिंह से हुई थी, इसकी पुष्टि होती है। बताओ, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति, कुंभलगढ़ परिस्थिति, चिरवा का अभिलेख और राज परिस्थिति। बताओ भी किससे होती है? महाराणा प्रताप, वो महाराणा प्रताप घट है, वो नीला घोड़ा और वो असवार घट है, ठीक है। वर्तमान में ऐसे महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी आज अपने बात करें महाराणा प्रताप से संबंधित, अगर आज लॉकडाउन के कारण अपनी जो देश की सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पुलिस प्रशासन संभाल रहा है, आर्मी वाले देश के नौजवान संभाल रहे हैं, तो उनको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन राणा प्रताप जैसे वीर योद्धा, इसीलिए तो कहा जाता है कि वो नीले घोड़े वाला सवार कट है। इस प्रकार से आपने गाने सुने होंगे। मेरा सबसे जो इतिहास के अंदर जो फेवरेट टॉपिक है वो महाराणा प्रताप का है, क्योंकि मैं महाराणा प्रताप को जब भी करवाता हूँ तो विशेष वीरतापूर्वक करवाता हूँ, क्योंकि ऐसे महाराजा बहुत ही कम थे, जैसे सांगा हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं, ठीक है। तो बताओ भी, हल्दी घाटी के मैदान में सुरक्षा की खोज में जाते हुए राणा प्रताप की मुलाकात उसके भाई शक्ति सिंह से जो रूट कर कहाँ चला गया था अकबर के पास, अकबर शक्ति सिंह से हुई थी, इसकी पुष्टि होती है। कहाँ होती है बताओ भी? देखो, शक्ति सिंह वापिस आ गया था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। अगर बात करें अपनी, तो बताओ जल्दी से किस परिस्थिति के अंदर इसका उल्लेख मिलता है? कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़, चिरवा या राज परिस्थिति, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा राज परिस्थिति। राज परिस्थिति के बारे में अगर बात करें अपने, राज परिस्थिति, राज परिस्थिति, राज परिस्थिति किसने लिखी है? राज परिस्थिति लिखी है, राज परिस्थिति लिखी है रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। राज और रणछोड़, ठीक है, राज रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है। उसके अलावा अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली भी किसने लिखी है? अमर काव्य वंशावली, ये भी किसने लिखी है? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? ये लिखी है इन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर लिखी है? संस्कृत भाषा के अंदर लिखी हुई है। और इसके अंदर ये बताते हैं कि हल्दी घाटी के मैदान के बाद जो छोड़कर चले आए थे, तो जब उनका घोड़ा मर गया था तो शक्ति सिंह से उनकी क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। शक्ति सिंह ने पीछे से कहा था महाराणा प्रताप को, ओ नीले घोड़े रा असवार, ओ नीले घोड़े रा असवार, क्या कहा था? ओ नीले घोड़ेरा असवार कहा था। बताते हैं कि महाराणा प्रताप कभी रोए नहीं थी, लेकिन जब इनका घोड़ा चेतक मृत्यु को प्राप्त हो गया था तब उनकी आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे, जिनके लिए पृथ्वीराज राठौड़ ने किसका प्रयोग किया है? महाराणा प्रताप के लिए पाथल शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने जिनको मेवाड़ केसरी कहा है, हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है, ठीक है। कल एक क्वेश्चन पूछा था कि हल्दी घाटी महोत्सव कब बनाया जाता है, तो एक बच्चे ने जवाब दिया था, बाकी किसी ने नहीं दिया था। आज वाला क्वेश्चन फिर वही है कि हल्दी घाटी महोत्सव कब बनाया जाता है, जरूर बताएं। उसके बाद जो कीर्ति स्तंभ परिस्थिति है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसकी रचनाकार कौन है? महेश भट्ट है। ये कहाँ है कीर्ति स्तंभ परिस्थिति? चित्तौड़गढ़ में। इसके रचनाकार कौन है? महेश भट्ट है। तो और कुंभलगढ़ परिस्थिति है वो 1460 ईस्वी की है। कब की है? 1460। और कीर्ति स्तंभ भी कब की है? 1460 की है। और ये कुंभलगढ़ परिस्थिति वर्तमान में अगर पूछ लिया हमें कहाँ है, तो ये है उदयपुर संग्रहालय के अंदर है। कहाँ है भी? उदयपुर संग्रहालय में। और चिरवे का अभिलेख है वो है 1273 ईस्वी का। कब का है? 1273 ईस्वी का। ये इसमें तो देखो ऐसे विद्यार्थी जो कह रहे थे ना सर फास्ट चलो, लेकिन इनसे संबंधित तो बताना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न जैसे इसका उत्तर बता दिया मैंने राज परिस्थिति, फिर आगे चले गए, फिर आगे चले गए, फिर उससे अच्छा तो यही है कि जैसे अपने प्रश्न तो फिर किताबों में भी है, इन्हीं से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करने जरूरी है, ठीक है। तो चिरवे का अभिलेख कब का है? 1273 ईस्वी का है, जिसके अंदर कितने श्लोक लिखे हुए हैं? 51 श्लोक लिखे हुए हैं। अगर हमें पूछ ले कि 51 श्लोक की कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 51 श्लोक चिरवे के अभिलेख में लिखे हुए हैं, जो गुहिलों की वंशावलियों का वर्णन करता है। जेतर सिंह है, तेज सिंह है, समर सिंह है, जो भी राजा थे उनका वर्णन इस चिरवे के अभिलेख में है। और राज परिस्थिति आपको पता ही है, राजसमंद झील के किनारे है।
राजसमंद झील के किनारे है। और राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, गोमती नदी के जल को रोककर करवाया था, अकाल राहत कार्यों के लिए महाराणा राज सिंह ने करवाया था, राज सिंह ने करवाया था। और राजसमंद झील की नींव रखी थी, किसने रखी थी? घेवर माता ने रखी थी। किसने रखी थी? घेवर माता ने रखी थी। अगर हमें पूछ ले कि राजस्थान में बिना पति के सती होने वाली, बिना पति के सती, बिना पति के सती, तो बिना पति के सती होने वाली जो माता थी वो कौन सी माता थी? घेवर माता थी। ठीक है, चलिए आगे जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? उसके बाद दोबारा देख लेना जब भी आप नोट्स बनाओ इनसे संबंधित। बताओ भाई, जल्दी से आगे चले। ठीक है, मारवाड़ के अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल राजा से हुआ था? औरंगजेब, बहादुर शाह, रफीउ दुज्जात, फर्रुखियर, किसके साथ हुआ था भाई? बताओ जल्दी से। मारवाड़ के अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ हुआ था? बताओ। औरंगजेब से हुआ था, या बहादुर शाह से हुआ था, या रफ़ी उद्दात से हुआ था, या फिर फर्रुखियर से हुआ था? देखो, इनसे संबंधित मैं आपको बात बताता हूँ कि मुगल जो अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कुंवरी, इंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ हुआ था? फर्रुखियर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ठीक है, सभी का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, शाबाश। तो फर्रुखियर के साथ इसका विवाह हुआ था। बाद में क्या किया था इंद्र कुंवरी ने? अजीत सिंह ने क्या किया था? इंद्र कुंवरी को कहा कि आप किसको मार दो? फर्रुखियर को। और इंद्र कुंवरी ने किसको मार दिया? मुगल बादशाह फर्रुखियर को मार दिया। उसके बाद इंद्र कुंवरी का विवाह एक हिंदू लड़के के साथ हिंदू रीति रिवाज के अंदर हुआ था। देखो, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री के कहने पर पुत्री को कहा कि आप किसकी हत्या कर दो? फर्रुखियर की। और फर्रुखियर की इन्होंने हत्या कर दी जहर देकर। उसके बाद इंद्र कुंवरी का जो विवाह हुआ था वो हिंदू लड़के के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। अजीत सिंह की 2 पुत्री थी, एक तो थी इंद्र कुंवरी और एक कौन सी थी? सूरज कंवरी। एक पुत्री कौन सी है भाई? सूरज कंवरी। सूरज कंवरी, तो सूरज कंवरी थी। सूरज कंवरी का विवाह किसके साथ हुआ था? सवाई जय सिंह के साथ, सवाई जय सिंह के साथ। और इसी कारण से जो देबारी समझौता था उसके बाद यहाँ पर दिक्कत आई थी, क्योंकि 1707 में जो देबारी समझौता हुआ था उस समझौते के तहत शर्त क्या थी कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी से उत्पन्न जो संतान होगी वो क्या बनेगी? आमेर की भावी राजा बनेगी। लेकिन सवाई जय सिंह ने एक विवाह और कर लिया अजीत सिंह की पुत्री, जिसका नाम क्या था? सूरज कंवरी के साथ कर लिया था। ठीक है, तो चंद्र कुंवरी से जो संतान उत्पन्न हुई थी उसका नाम क्या था? माधो सिंह, माधो सिंह। और अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवरी से सूरज कंवरी की जो संतान थी उसका नाम क्या था? ईश्वरी सिंह। तो पहले राजा कौन बन गया? ईश्वरी सिंह बन गया। इसलिए मराठे भी प्रवेश किए थे तो वो देबारी समझौते के कारण ही प्रवेश किए थे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? फर्रुखियर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साहेबाज द्वारा कुंभलगढ़ घेर लेने पर राणा प्रताप ने किसको अपना सैनिक केंद्र बनाया था? बताओ, जो आजकल कह रहे थे ना कि सर पेपर आसान है, पेपर आसान है, बताओ भी अब जल्दी जल्दी किसे बनाया था? बताओ। उदयपुर, धौलन, चित्तौड़, शेरपुर, किसे बनाया था? बता दो अब जल्दी जल्दी। अब सारे करेंगे, उदयपुर को करेंगे। उदयपुर नहीं होगा, पहले ही बता देता हूँ मैं। देखो, साहेबाज ने आक्रमण किए थे जब महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी भी? जब महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी तो साहेबाज खान ने क्या किया था? कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था 3 अप्रैल 1578 को। कब किया था? 3 अप्रैल 1578 को, 1578 को। और क्या किया? जैसे ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को घेर लिया और काफ़ी दिन इस दुर्ग के बाहर क्या रखी? घेराबंदी रखी। और उस घेराबंदी के दौरान प्रताप भी इसी दुर्ग के अंदर थे। जैसे ये दुर्ग मान लो, प्रताप भी इसी दुर्ग के अंदर थे। तो प्रताप ने क्या किए? अचानक अपनी बुद्धि के कारण, तेज बुद्धि के कारण यहाँ से क्या हुए? अचानक निकल पड़े। चतुराई से कहाँ आ गए? धौलन आ गए थे। कहाँ गए थे? धौलन पास में ही पड़ती है यहाँ पर छन छन की पहाड़ियाँ, और यहीं पर अपना समय बिताया था। और इसका सही उत्तर कौन सा होगा? धौलन होगा। उसके बाद बताते हैं साहेबाज खां भी वापस कहाँ गया था? इनके पीछे पीछे धौलन आ गया था। तो फिर यहाँ से ये जगह छोड़कर फिर आगे चलते गए महाराणा प्रताप। अंत के अंदर क्या हुआ था? साहेबाज खां 3 बार तो आक्रमण करता है। कब कब करता है? एक तो करेगा 1577 में। कब करेगा भाई?
1577 में पहला आक्रमण, उसके बाद करेगा 1578 में, 1578 में, उसके बाद करेगा 1579 में। 3 आक्रमण कौन करता है? साहबाज खां करता है। 1580 में करेगा अब्दुल रहीम खान खां। कौन करेगा? अब्दुल रहीम खान खां। और 1584 में करेगा जगन्नाथ कछुआ। 1584 में जगन्नाथ कछुआ। और जगन्नाथ कछुआ की मैंने कल भी आपको बताया था वीडियो के अंदर, मांडलगढ़ के अंदर कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी है। तो महाराणा प्रताप साहबाज द्वारा कुंभलगढ़ घेर लेने के बाद कहाँ गए थे? धौलन आ गए थे। इन्हीं के पास पड़ती है छानछन की पहाड़ियाँ। और आपको ये बताना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को, जो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था साहबाज खां और महाराणा प्रताप की सेना के बीच, तो कुंभलगढ़ के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है भाई? बताना सारे के सारे कमेंट कर। चलें आगे वाले क्वेश्चन पर। राजपूतों के साथ वैवाहिक नीति त्याग करने वाला प्रथम मुगल राजा कौन था? बताओ अब, बताओ भाई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। राजपूतों के साथ वैवाहिक नीति त्याग करने वाला प्रथम मुगल राजा? फर्रुखशेर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह। फर्रुखशेर है या फिर औरंगजेब? देखो, मैं अगर बात करूं कि राजपूतों के साथ वैवाहिक नीति को त्याग करने वाला अगर जो प्रथम मुगल राजा अगर हमें पूछ ले, तो वो मुगल राजा कौन होगा? शाहजहां। लेकिन जिसने सबसे पहले राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो राजा कौन सा होगा? अकबर होगा। कौन होगा? अकबर। और जिसने वैवाहिक नीति त्याग करने का जो प्रथम मुगल राजपूतों के साथ वैवाहिक नीति त्याग की थी वो मुगल राजा कौन है? वो राजा कौन है? शाहजहां। शाहजहां के बारे में आपने सुना ही होगा। शाहजहां का जो काल था वो स्थापत्य कला की दृष्टि से क्या कहलाता है? स्वर्णकाल। अगर हमें पूछ ले कि मुगलों में चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल किसका शासन रहा है, तो वो रहा है चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर का। जहांगीर ने एक बार ये कहा था कि इसके दरबार में काफ़ी चित्रकार रहते थे, तो जहांगीर ने कहा था कि मैं किसी भी चित्र को देखकर ऐसे बता सकता हूँ कि इस चित्र के हाथ किसने बनाए हैं, आँख किसने बनाई है। अब देख लो भाई, इतनो भयंकर चित्रकार हो कौन? जहांगीर। इसलिए चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल अगर हमें पूछ ले तो जहांगीर। स्थापत्य कला की दृष्टि से अगर हमें पूछ ले कि जो स्वर्णकाल था मुगलों के अंदर वो किसका था, तो वो था शाहजहां का। शाहजहां ने आपको पता ही होगा क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था अपनी मुमताज़ की याद के अंदर। वो तो आपको पता ही है, 1632 के अंदर प्रारंभ किया था। 1632 में क्या किया था? ताजमहल प्रारंभ किया था। जिससे 1631 में किसकी मृत्यु हो गई थी? जब 14वीं जो लड़की हुई थी मुमताज़ के, तो प्रसव पीड़ा के दौरान मुमताज़ की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मुमताज़ को पहले कहाँ दफनाया गया था? बुरहानपुर में दफनाया गया था। और उसके बाद बंचे कुछ अवशेष निकाल कर इनको कहाँ दफनाया गया था? आगरा के किले, जो आगरा के अंदर ताजमहल बना हुआ है वहाँ पर इन्हें दफनाया गया था। तो यहाँ से एक बात याद आ गई जो मुमताज़ से। देखो कि शादी करनी थी पर किस्मत खुलती नहीं, शादी करनी थी पर किस्मत खुलती नहीं, ताज बनाना है पर मुमताज़ मिलती नहीं। एक दिन किस्मत खुली और शादी हो गई, एक दिन किस्मत खुली और शादी हो गई, अब ताज बनाना है पर मुमताज़ मरती नहीं। करो वाह सारा। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा शाहजहां। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अकबर ने राणा प्रताप से मैत्री भाव स्थापित करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, दूसरे का नेतृत्व किसने किया था? बताओ। मानसिंह, जलाल खां, भगवंदास, टोडरमल। दूसरे का नेतृत्व किसने किया था? देखो मैं बात बता देता हूँ आपको। अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। ट्रिक क्या है? जाम बाटो, याद रख लो, जाम बाटो, जाम बाटो। जलाल खां कोरची, मानसिंह और बा से बारमल नहीं है, भगवंदास, टो से टोडरमल, ये 4 भेजे थे। तो पहले में कौन गया था? जलाल खां कोरची, दूसरे में मानसिंह, तीसरे में बारमल नहीं भगवंदास, चौथे में टोडरमल, ये 4 गए थे। हो गया याद? तो दूसरे में पूछा है तो दूसरे का कौन हो गया? मानसिंह प्रथम, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो मानसिंह प्रथम कब गया था? 1572 के अंदर गया था। 1572 में। बंच गया कितना? 3 बंच गया, तो 3 हो गया, 3 गमा कर दिया 1573 में, यानी 3 कद गया? 3 गया 73 में। और मानसिंह गया था, नहीं सॉरी गलती होगी यहाँ पर, देखो 1572 के अंदर कौन गया था? जलाल खां कोरची। और 3 गए थे 73 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले अभियान में जलाल खां जाएगा और
उसके बाद मानसिंह, भगवंदास और टोडरमल जाएंगे। तो 3 जाएंगे 73 में और 1 जाएगा 72 में। तो 72 में जाने वाला कौन है? जलाल खां कोरची है। और उसके बाद भी महाराणा प्रताप ने क्या नहीं की थी? संधि नहीं की थी और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए तो उनको हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, मेवाड़ केसरी जिन्हें कहा जाता है, जिनके बचपन का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के किक्का था। तो वही महाराणा प्रताप है ये। तो 4 शिष्टमंडल भेजे थे, तो चारों के अंदर ही अधीनता स्वीकार नहीं की थी महाराणा प्रताप ने। तो आपको पता होगा, पहले में जाम बाटो याद रख लेना और लिख भी लेना इसे, जाम बाटो, जाम बाटो। तो ये चारों हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर ने 1570 के नागौर दरबार में कौन सा राजा नहीं पहुंचा था? आपको पता ही है कि राजस्थान के अंदर अकबर ने बारमल की सहायता से क्या लगाया था? मुगल दरबार लगाया था। किसकी सहायता से? बारमल की सहायता से। कब लगाया था? 1570 में। 1570 में मुगल दरबार लगाया था। कहाँ पर लगाया था? नागौर के अंदर लगाया था। नागौर में, नागौर दुर्ग के अंदर लगाया था। किसकी सहायता से? कछुआ वंश के राजा भारमल की सहायता से। अब देखो, ए ऑप्शन नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसी सोच लो कि चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी तो चंद्रसेन होगा। नहीं, चंद्रसेन बताते हैं गया जरूर था, गया था। कोई तो कहता है कि अकबर का माहौल देखने गया था, कोई कहता है कि चंद्रसेन जाकर वापिस आ गया, अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन चंद्रसेन गया था, रायसिंह भी गया था और आपको पता है कल्याणमल भी गया था, जिसने 1570 के नागौर दरबार में बीकानेर के कल्याणमल ने क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। गए कौन नहीं थे? सुल्तान देवड़ा। देखो, सुल्तान देवड़ा का पहली बात तो 1572 में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। सुल्तान देवड़ा का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 1572 में राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद इन्होंने अधीनता भी स्वीकार नहीं की थी और इन्हीं से संबंधित एक कथन भी आएगा आगे, जो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अभी, ठीक है? जिन्होंने लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर दें। अब मैं बता देता हूँ आपको नागौर दरबार। देखो, ये बन गया राजस्थान, ठीक है? और यहाँ पर नागौर दरबार लगाया था। यहाँ पर जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है बीकानेर। बीकानेर के कौन आ गए थे? कल्याणमल। कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। यहाँ पर जगह पड़ती है जैसलमेर। जैसलमेर के थे उस वक्त हर राय बाटी। कौन थे? हर राय बाटी। और इधर क्या हो रखा था उस वक्त? उदय सिंह थे। उदय सिंह शाका हुआ ही था उनके समय, तो ये मेवाड़ से कोई नहीं आया था, ठीक है? और यहाँ से हाड़ौती क्षेत्र से सुरजन हाड़ा ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? सुरजन हाड़ा ने। और जोधपुर से कौन थे? जोधपुर बच गया। तो जोधपुर से थे चंद्रसेन। चंद्रसेन गए थे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। और जयपुर से कौन थे? भारमल। जयपुर से भारमल, बारमल थे जिन्होंने क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब यहाँ से आपको ये देखना, कल्याणमल बीकानेर का था, उसने अधीनता स्वीकार कर ली। हर्राय बाटी जैसलमेर से थे, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। बारमल की सहायता से नागौर दरबार लगा था। सुरजन हाड़ा ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो गया कौन नहीं था? सुल्तान देवड़ा जी नहीं गए थे। और इन्हीं से संबंधित लिख भी लेना कि सुल्तान देवड़ा का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? 1572 में हुआ था। राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। राजस्थान का भुल्ला मिश्रा राजा कहा जाता है। दी फॉरगेटन ऑफ हीरो ऑफ राजस्थान चंद्रसेन को ही कहा जाता है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर ने राजस्थान के किस राजा राज्याभिषेक लाहौर में करवाया था? किस राजा का? यहाँ पर कहा होगा किस राजा का, टाइपिंग में गलती होगी थोड़ी। तो बताओ भी, अकबर ने राजस्थान के किस राजा का राज्याभिषेक लाहौर के अंदर करवाया था? बता दो जल्दी से। अब भगवंत दास का करवाया था, मोटा राजा उदय सिंह का करवाया था, सूर सिंह का करवाया था, या फिर कल्याणमल का करवाया था? किसका करवाया गया था? देखो, अगर आप हमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं, क्योंकि जो मुगलों की जो रणनीति रही है, मुगलों की रणनीति एक खास रही थी। मुगल क्या करते थे? किसी भी राजा को उसके राज्य में नहीं रहने देते थे। यहाँ तो कहीं की सूबेदारी दे देते थे, जैसे कहीं किसी को लाहौर की, किसी को काबुल की, किसी को बिहार की, किसी को गुजरात की सूबेदारी दे देते थे। क्योंकि अगर राज्य में रहेंगे तो फिर राज्य प्रजा उनसे प्रेम करने लग जाएगी, तो और फिर हमारे विरुद्ध भी बोल सकते हैं। तो मुगल क्या करते थे? अपनी एक रणनीति अपनाते थे। तो किसी भी राजा का जो राज्याभिषेक वहीं पर करवा देते थे और वहीं पर क्या बना देते थे? वहाँ का सूबेदार बना देते थे। तो इस प्रकार से मुगलों ने रणनीति बनाई थी। तो अगर हमें पूछ ले कि किस राजा का राज्याभिषेक लाहौर में करवाया था, तो वो करवाया था जोधपुर के राजा सूर सिंह का करवाया था। देखो, उदयपुर जो उदय सिंह थे, मोटा राजा उदय सिंह, उनकी मृत्यु के बाद ये लाहौर के अंदर थे और लाहौर के अंदर इनका क्या करवा दिया था? राज्याभिषेक करवा दिया था। कहाँ करवा दिया था? सूर सिंह का राज्याभिषेक लाहौर में।
कहाँ करवाया था? लाहौर में इनका क्या करवाया था? राज्याभिषेक करवाया था। और इन्हें किसकी उपाधि दी थी? सवाई राजा की उपाधि दी थी। ये महत्वपूर्ण है, ये भी नोट कर लेना। सूर सिंह को किसकी उपाधि दी थी? सवाई राजा की। और आपको ये बताना है कि जो कछुआ वंश के राजा थे, आमेर के राजा सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? कमेंट करके बताओ जल्दी से। आमेर के राजा सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? और यहाँ पर मारवाड़ के अंदर अगर हमें पूछ ले तो सूर सिंह को दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। जब इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक लाहौर के अंदर हुआ था। और अकबर ने इन्हें 2000 सेना का क्या बनाया था? मनसबदार बनाया था। 2000 सेना का मनसबदार, 2000 सेना का मनसबदार। इन्हीं से संबंधित एक और प्रश्न आएगा सूर सिंह से संबंधित, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हो गया कंप्लीट। लाहौर में राज्याभिषेक किस राजा का करवाया था? सूर सिंह का। और सवाई राजा की क्या दी थी? उपाधि दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जोधपुर की शासन पद्धति किस राजा ने मुगल पद्धति के अनुसार स्थापित की थी? उदय सिंह ने, सूर सिंह ने, गज सिंह ने, जसवंत सिंह ने। देखो, उदय सिंह जब राजा बना था तो उदय सिंह से पहले राजा थे चंद्रसेन, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था? इस रियासत को अकबर ने क्या कर दिया था? खालसा घोषित कर दिया था। बाद में मोटा राजा उदय सिंह को जो जोधपुर का राजा बनाया। तो जोधपुर में ही हो गया इनका। गज सिंह की अगर बात करें तो गज सिंह का जो राज्याभिषेक महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुरहानपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। और अगर अपने बात करें जसवंत सिंह की, तो जसवंत सिंह, जब गज सिंह की मृत्यु मैंने आपको बताया ही था, कहाँ हुई थी? आगरा के अंदर हुई थी। तो वहीं पर ये चले गए थे। और उसके बाद बच गए, कौन बच गए? सूर सिंह। तो जोधपुर में शासन पद्धति किस राजा ने मुगल पद्धति के अनुसार स्थापित की थी? तो वो राजा कौन होंगे? सूर सिंह होंगे। हुआ क्या था अभी देखो कि जब अगर अपने बात करते हैं कि इनके एक भाई थे किशन सिंह और इनके एक मंत्री थे, इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जोधपुर आए थे। कौन आए थे? सूर सिंह। कहाँ आए थे? जोधपुर आए थे। जोधपुर आए थे तो और कुछ दिन क्या रहे थे? जोधपुर रहे थे। और जो मुगलों ने जो शासन पद्धति शुरू कर रखी थी उसी का क्या किया था? इन्होंने अनुसरण किया था। इस प्रकार के प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लो, इन प्रश्नों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आज मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि कल मैंने कमेंट देखे थे। उन कमेंट के अंदर कहा था कि सर थोड़ा सा पेपर हार्ड लेकर आओ, और अपने क्या है, फिर अपने तो हार्ड बना दिया। तो अब बताते रहो भी, जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आज वाले पेपर में, जितने आए हैं वो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं आज सभी कि सर मेरे प्रश्न आज इतने सही हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ भी जल्दी जल्दी। यहाँ से मैं बता देता हूँ कि अब इसके मंत्री थे, एक तो गोविंदास था और एक इसका भाई था किशन सिंह, वो मैंने बता ही दिया था। इनकी मृत्यु हो गई थी तो ये कहाँ पर आए थे? जोधपुर आए थे। और वहाँ इन्होंने जो अपनी पद्धति स्थापित की थी, मुगल शासन पद्धति अपने राज्य में स्थापित की थी। उसके अलावा अगर और भी पूछ ले तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, इनको 2000 सेना का मनसबदार किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। और उसके बाद जहांगीर ने इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 3000 कर दिया। और 3000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5000 कर दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रसेन का मारवाड़ पर अकबर के आक्रमण के पश्चात प्रमुख ठिकानों का क्रम क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताब है ना 10वीं क्लास की, उसके अंदर भी थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है। और आरपीएससी इसे सही किसे मानती है वो मैं बता देता हूँ। मेरे तो जो याद करवाया मेरे विद्यार्थियों से, वो जो देख रहे हैं तो उनको सभी को पता है कि मैंने इस प्रकार से कराया था। 100 फिर छोटी मात्रा सी, फिर सा, फिर सै, सचियाप हो जाएगा। तो आप सभी 1 नंबर सही कर रहे हो, लेकिन ये 1 नंबर सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, आरपीएससी ने इसे सही कौन सा मानना है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हो गया बद्राजुण, बद्राजुण के बाद क्या हो गया? सिवाना, सिवाना के बाद क्या हो गया? सोजत, सोजत के बाद क्या हो गया? सारण हो गया। ये इनका क्रम है, महत्वपूर्ण क्रम है। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना। और एनसीईआरटी की किताब के अंदर जो क्रम दिया हुआ है वो ये क्रम दिया हुआ है, और बहुत सी भी इन्होंने करवाया भी है, लेकिन आरपीएससी ने इसे सही माना है। ठीक है, ये नोट कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको। देखो, चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी तो पहली बार कहाँ आया था? वो बद्राजुण आया था। ठीक है, हुसैन कुली खान ने आक्रमण कर दिया था, तब कहाँ आया था? बद्राजुण। 1571 में कहाँ गया था? सिवाना आ गया था। उसके बाद कहाँ गया था? सोजत आ गया था। किसके पास? कल्ला राठौड़ के पास। कल्ला राठौड़ कौन है? कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़ वही है राम के पुत्र, राम के पुत्र। राम कौन है? राम भाई है किसका? चंद्रसेन का। ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ गए थे?
लास्ट में ये सिवाना आ गए थे। सिवाना के बाद कहाँ आए थे? सारण में आए थे। सारण के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। वेरीसाल नामक एक व्यक्ति ने इन्हें जहर दे दिया था और सत्याप में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 11 जनवरी 1581 को इनको क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 11 जनवरी 1581। नोट कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आरपीसी इसी से ही मानती है। और एनसीईआरटी की 10वीं क्लास की जो किताब है ना सामाजिक विज्ञान की, उसके अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन हमारा इसके ऊपर काफ़ी जो विश्व बातचीत भी चली थी, तब आरपीसी ने जो सही माना है वो इसका सही उत्तर होगा भद्राजुन, सिवाना, सोजत और सारण होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धर्मत के युद्ध का जोधपुर के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा था? बताओ भाई। जोधपुर पर औरंगजेब का अधिकार, औरंगजेब जसवंत सिंह से नाराज, जसवंत सिंह की कीर्ति पर दाग, जसवंत सिंह का भविष्य आशंकापूर्ण। बताओ क्या प्रभाव पड़ा था? देखो मैं बता देता हूँ आपको कि धर्मत का युद्ध हुआ किन किन के बीच था। एक तरफ तो कौन थे? औरंगजेब। और एक तरफ कौन थे? दारा शिकोह, इन्हीं का भाई था। ठीक है, वर्सेज दारा शिकोह। अब शाहजहाँ ने राजा घोषित किया था, बड़ा पुत्र होने के नाते किसको घोषित किया था? दारा शिकोह को। तो जसवंत सिंह सहयोग कर रहा था, किसका सहयोग कर रहा था? धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का सहयोग कर रहा था। लेकिन युद्ध जीत कौन गया? औरंगजेब जीत गया। तो उसके बाद नाराज हो गया, कौन हो गया? औरंगजेब। तो जसवंत सिंह का जो भविष्य है वो आशंकापूर्ण हो गया था। इसे याद रखना आप, जसवंत सिंह का भविष्य क्या हो गया था? आशंकापूर्ण हो गया था। इसका 4 नंबर ऑप्शन है सही होगा। उसके बाद धर्मत का युद्ध आपको पता ही है 1658 में हुआ था, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। 1658 में हुआ था धर्मत का युद्ध, और धर्मत जो स्थान है वो पड़ता है उज्जैन एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद एक युद्ध और हुआ था, उस युद्ध का नाम था दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध। दोराई का मैदान बताना भी, राजस्थान से संबंधित है, कमेंट कर करके दोराई का मैदान कहाँ है। दोराई के मैदान में भी फिर विजय हो गया था, कौन हो गया था? औरंगजेब विजयी हो गया था। तो औरंगजेब विजयी हो गया था, उसके बाद नाराज हो गया था कुछ समय के लिए जसवंत सिंह से। ठीक है, तो जसवंत सिंह को बताते हैं। फिर उसके बाद ये जसवंत सिंह को बार बार इन्होंने फिर क्या किया कि अभियान ही अभियान पर भेजा इसे। जसवंत सिंह को हर जगह अभियान, जितने भी अभियान थे ना, उन अभियान पर किसको भेजा? औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेजा। तो जसवंत सिंह का भविष्य वो क्या हो गया था? आशंकापूर्ण हो गया था। इसे अपने राज्य में टिकने नहीं दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो दोराई का युद्ध हुआ था 1659 के अंदर। उसके बाद इस युद्ध के बाद दारा शिकोह को पकड़कर कैद कर लिया गया था, राजस्थान के कंकनवाड़ी किले में कैद किया था। और उसके बाद बताते हैं कि दारा शिकोह को क्या कर दिया था? मार दिया था, मार दिया था। और बताते हैं हाथी पर बैठाकर पूरे शहर में मारकर उसे हाथी पर बिठाया और पूरे शहर में घुमाया। जिस प्रकार से ब्रिटेन की गर्दन घुमाई थी ना, उसी प्रकार से। ब्रिटेन 1857 की क्रांति से संबंधित बात कर रहा हूँ मैं, कोटा में जो क्रांति हुई थी। क्यों घुमाया था? क्योंकि अनबेरो पटगियों का दाना लोगन यहाँ लगन लगी क्या, यानी कि इस स्थान पर जो औरंगजेब जितना खूंखार कोई भी राजा नहीं है, इसलिए दारा शिकोह को क्या किया था? पूरे शहर में घुमाया था इन्होंने। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। औरंगजेब ने हिंदू धर्म पर बड़े विशील ढंग से आक्रमण किया है, यह कथन किसका है? बताओ भाई। यदुनाथ सरकार, कर्नल टोड, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, श्यामल दास। किसका कथन है? बताओ जल्दी जल्दी। उसके अलावा मैं बता देता हूँ, औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर क्या लगा दिया था? जजिया कर लगा दिया था। क्या लगा दिया था? जजिया कर। 2 अप्रैल गुरु जी, तारीख किया याद है? तारीख याद रखनी पड़े, करवावा निस तो सीधो ही बता दें। 1679, 2 अप्रैल 1679 को क्या किया था? हिंदुओं के ऊपर क्या लगा दिया था? जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1564 के अंदर किया था। कब किया था? अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 64 में। तीर्थ यात्रा कर कब किया था? 1563 में समाप्त किया था अकबर ने। दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, यानी दास थे 62। दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 में। और तीर्थ तय आ गया, और तय से 63, याद रखना 6 3 63। और 63 में क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 64 में क्या किया था? जजिया कर समाप्त किया था। दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में, यानी दास कितने थे? 62 थे। लेकिन 2 अप्रैल 1659 को औरंगजेब ने क्या लगा दिया था? जजिया कर लगा दिया था। तो इसीलिए ये कथन है कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म पर बड़े विशील ढंग से आक्रमण किया। और ये कथन किसका है? यदुनाथ सरकार का है। किसका कथन है? यदुनाथ सरकार का। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लिख लेना इसे आप। जजिया कर लगाया था 1679 में औरंगजेब ने, और समाप्त किसने किया था जजिया कर को? 1564 में अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मान सिंह को काबुल की सूबेदारी मिली थी 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। बताओ भाई, मान सिंह को काबुल की जो सूबेदारी मिली थी वो कितने वर्ष मिली थी, ये बताना है कमेंट कर कर। जल्दी बताओ, 3 वर्ष है या 5 वर्ष है, कितने वर्ष है, 4 वर्ष है या फिर 7 वर्ष है। देखो इसका उत्तर सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा, 5 वर्ष। 3 नंबर सही है, ठीक है, आप सभी सही बता रहे हो। तो 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष किस प्रकार से होगा, 1581 में क्या किया था, 1581 में इन्होंने आक्रमण किया था काबुल के ऊपर। काबुल का उस वक्त जो राजा था उसका नाम था मिर्ज़ा हाकिम। क्या नाम था, मिर्ज़ा हाकिम, हाकिम, मिर्ज़ा हाकिम। मिर्ज़ा हाकिम के ऊपर इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। उसके बाद ये 86 तक 87 तक ये वहीं पर रहे थे और काबुल की जिम्मेदारी इन्हें मिली थी कितने वर्षों तक, लगभग 5 वर्षों तक इन्हें, 5 से 6 वर्षों के बीच में इन्हें क्या मिली थी, काबुल की सूबेदारी मिली थी। इसीलिए तो कहा गया है मान सिंह के बारे में, क्योंकि काबुल के ऊपर बाद में अंग्रेज भी इसे नहीं जीत पाए थे। कौन नहीं जीत पाए थे, अंग्रेज भी इसे नहीं जीत पाए थे। तो अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, इसलिए तो कहा जाता है मान सिंह के बारे में कि जननी जने तो ऐसो जन, जैसा मान मर्द, समंदर खांड पखालिया, काबुल बांधी हद। ये कहावत किसके लिए है, मान सिंह के लिए है। वही मान सिंह है जो अकबर की, मैंने बता ही दिया आपको, विश्वास पात्र था। हल्दी घाटी के अंदर युद्ध के अंदर जो अकबर की सेना का क्या किया था, नेतृत्व किया था। इसके हाथी का नाम मैं से मान सिंह मैं से मर्दाना था। मान सिंह के हाथी का नाम क्या था, मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम अगर हमें पूछ ले तो क्या नाम था, सवाई था। महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद थे, जिनका नाम बाद में अकबर के हाथ लगने के बाद पीर प्रसाद कर दिया था। अमर सिंह राठौड़, ठीक है, अमर सिंह राठौड़ के अगर घोड़े का नाम पूछ ले तो उसके घोड़े का नाम क्या था, बादल था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम पूछ ले तो उसके घोड़े का नाम था नाट्य रंबा, नाट्य रंबा। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था, नाट्य रंबा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को 7,000 जात व 7,000 का मनसबदार बनाकर सूबेदार कहाँ का बनाया था। देखो 7,000 जात और 7,000 मनसबदार का सूबेदार कहाँ का नियुक्त किया था। मैंने बताया था ना कि इसका धर्मत के युद्ध के बाद जोधपुर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। तो जोधपुर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, जसवंत सिंह का भविष्य आशंका पूर्ण हो गया था। तो बताओ भी, 7,000 सेना जात, कहीं पर 5,000 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जो दशरथ शर्मा की जो किताब है उसके अंदर 7,000 लिखा हुआ है। तो दशरथ शर्मा के अनुसार बताया मैंने ये, ठीक है। तो इसे बताओ कहाँ का सूबेदार बनाया था, गुजरात का, बंगाल का, बिहार का, काबुल का। जल्दी जल्दी बताओ भी कमेंट कर कर। वीडियो को शेयर किया या नहीं किया है। देखो मैं बता देता हूँ, इनको जो 7,000 जात और 7,000 मनसबदार बनाया था वो कहाँ का बनाया था, इनको गुजरात का बनाया था। जसवंत सिंह को बाद में रुकने नहीं दिया था। इन्होंने क्या किया था कि जब भी कोई विपदा आती, कोई भी अभियान होता तो उसी का जसवंत सिंह को कहाँ भेज देते थे, उसी अभियान में भेज देते थे। अपने राज्य के अंदर इन्होंने रुकने नहीं दिया था औरंगजेब ने। तो इन्हीं से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7,000 सेना का और 7,000 जात का मनसबदार बनाया था जसवंत सिंह को, किसे बनाया था, गुजरात का। और एक्स्ट्रा इसके अलावा बातें बता देता हूँ। तो मैं आपको शिवाजी के जो साथ संधि करने के लिए भेजा था, शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था औरंगजेब ने इसे, तो फिर भी ये असफल रहा था जसवंत सिंह। उसके बाद अगर हमें पूछे तो जसवंत सिंह का एक जो सेनापति था उसका नाम क्या था, आस्करण था। आस्करण का पुत्र कौन था, दुर्गादास राठौड़ था। कौन था, दुर्गादास राठौड़, जिसको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी है वो शिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है। उससे संबंधित आगे बात करेंगे। किस मुगल बादशाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की हत्या उससे बेटे से करवा दी थी, बताओ। सारान बेरवा मारवाड़ का प्रथम पितरंता कौन था, मालदेव था। मालदेव था, प्रथम पितरंता कौन था, मालदेव था। दूसरा पितरंता कौन हो गया, अजीत सिंह का पुत्र कौन था, बखत सिंह था। बखत सिंह, अब ये सभी को ही पता है बखत सिंह था, लेकिन किस मुगल राजा ने कहा था कि अपने पिता की हत्या कर दो, किसने भड़काया था बखत सिंह को, वो बताना है आपको भाई, बताओ। बताओ बताओ, आज क्वेश्चन कैसे लगे हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना सभी। देखो, किस मुगल बादशाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे ने करवा दी थी, तो अगर प्रश्न पूछ ले तो कौन होगा, मोहम्मद शाह होगा। बात कब की है, बात है 23 जून की। 23 जून
23 जून 1724 की है, 23 जून 1724 की है। 23 जून 1724 ने मोहम्मद शाह ने क्या किया, अजीत सिंह के पुत्र बखत सिंह लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बखत सिंह को भड़का दिया था। कि बखत सिंह को क्या भड़काया था, बखत सिंह को भड़का दिया था कि इसकी जो पत्नी है, बखत सिंह की पत्नी के जो संबंध हैं वो किसके साथ हैं, अजीत सिंह के साथ है, इस प्रकार से भड़काया था। और बखत सिंह ने क्या किया, आक्रोश में आकर अपने पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी। और मारवाड़ का कौन सा पितरंता कहलाया था, मारवाड़ का दूसरा पितरंता कहलाया था। प्रथम कौन है, प्रथम हो गया मालदेव। कौन हो गया, मालदेव। मालदेव ने किसकी हत्या की थी, गंगा की हत्या की थी मालदेव ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिरोही को राजस्थान का एक ऐसा प्रदेश किसने बताया जो कभी किसी के अधीन नहीं रहा, बताओ भाई। कर्नल टोड, दयालदास रिख्यात, या फिर ओझा, या फिर जेबी मेलिसन, कौन है बताओ। गौरीशंकर ओझा तो सिरोही से ही हैं, रोहिड़ा गांव से है, सिरोही से हैं। इनकी प्रमुख किताबें हैं, कल नोट्स बनाकर दिए थे रमा जी, और उन्होंने जो भेजे थे वो नोट्स मेरे यहाँ पर डाले हुए हैं। अभी उन विद्यार्थियों की वो मैं जिक्र करूँगा जो विद्यार्थियों ने नोट्स भेजे हैं। पाली से हैं, बाड़मेर से हैं, हनुमानगढ़ से हैं। तो इसी प्रकार से आप भी मेहनत करें, जो भी मेरे नंबर आपको दिए हुए हैं तो यहाँ पर टेलीग्राम पर आपके जो नोट्स होंगे वो डाल दिए जाएंगे। बाद में उनकी विशेष PDF बनाई जाएगी और वो PDF भी वापस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो अगर अपनी बात करें कि सिरोही को राजस्थान का ऐसा किसने कहा है कि जो किसी के अधीन नहीं रहा था, तो वो कहा है जेबी मेलिसन ने कहा है। किसने कहा है, जेबी मेलिसन ने कहा है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। क्या नाम है, नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने कहा है कि सिरोही राजस्थान का एकमात्र प्रदेश है जो किसी के क्या नहीं रहा था, अधीन नहीं रहा था। और सिरोही रियासत है राजस्थान की, जिसने अंतिम रियासत है ये, जिसने अंग्रेज़ों के साथ क्या की थी, सहायक संधि की थी। तो अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी है, सिरोही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये जेबी मेलिसन ने कहा था अपनी पुस्तक नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया में। शाबाश, गुड, सभी सही बता रहे हैं। और गौरीशंकर ओझा आपको पता ही है, रोहिड़ा गांव सिरोही से थे। और आज उन विद्यार्थियों का जिक्र करूंगा जिन्होंने आज मुझे नोट्स भेजे थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये गजेंद्र जी गोदारा, जो मैंने जब भी क्लास इनकी लगाता हूँ तो ये मेरे साथ जुड़े रहते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने नोट्स तो काफ़ी भेजे थे, लेकिन इन्होंने 2-3 पेज भेजे थे, एक एक पेज सभी का दिखा रहा हूँ। देखो, महापुरुषों के समाधि स्थल, ट्रिक क्या है, इंद्र की शक्ति, जग में समता, वीर है राजीव, लाल विजय, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय, चौधरी किसान। वाह, क्या ट्रिक है। अब देखो, शक्ति स्थल किससे संबंधित है, इंदिरा से। देखो, इंद्र की शक्ति, जग में समता, समता स्थल है जगजीवन राम, वीर भूमि राजीव गांधी की है, वीर है राजीव। लाल विजय, विजय घाट किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का है। बापू करे राज, राजघाट किसका है, महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। और उसके बाद चाचा रहे शांत है, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन है। ठीक है, मेरी अभ्य, अभ्य घाट है मोरारजी देसाई का, जिनका जन्म 29 फरवरी को आता है। ठीक है, किसान घाट है चौधरी किसान, चौधरी चरण सिंह। वाह, क्या नोट्स हैं भी, बहुत बहुत भाई। आप तैयारी कर रहे हैं गजेंद्र जी, जहाँ से पाली से आप जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप। उसके बाद इन्होंने बताए हैं कि महात्मा गांधी के चलाए गए आंदोलन। देखो ट्रिक, चंपा खेड़ा के अहम के खिलाफ ऐश योगी डंडे से भी भागे नहीं। क्या बात है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद खिलाफ तैश योग, डांडी, सवैन्य, व्यक्तिगत, भारत छोड़ो, नवांती, ये क्रम पूछे जाते हैं एग्जाम में। राजस्थान पुलिस वालों और पटवारी वालों, ये क्रम याद कर लेना। और गजेंद्र जी की ये ट्रिक बनाई हुई, ये भी याद कर लेना। और ये मैंने डाल दिया है कहाँ पर, टेलीग्राम पर ये नोट्स डाले हुए हैं। उसके बाद ये हैं रमा जी हैं, बाड़मेर से जुड़े हुए हैं। और कल जो मैंने वीडियो GK गजानंद वर्मा और आशु जी सर, हाँ आशु जी सर वाली अभी क्लास होगी, वो भी आप ज्वाइन करें। आज कल्चर की क्लास है, मेरे द्वारा ही वो पर्सन बनाए हुए हैं और सर आज आपको समझाएंगे वो। तो कल मैंने आपको पर्यटन विभाग वाला वीडियो करवाया था और पर्यटन सर्किट करवाए थे। तो इन्होंने पर्यटन सर्किट से संबंधित सारी चीज़ें डाल दी कि ढूढ़ाड़ सर्किट, जयपुर आमेर। और इन्हीं की जो PDF है वो आज मैंने नई PDF भी बनाकर कहाँ पर डाल दी है, टेलीग्राम पर डाल दी है। बहुत ही बढ़िया रमा जी, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो भी जो मेरे नंबर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे और साथ में टेलीग्राम पर भी डाले हुए हैं। तो आप वहाँ से
देख लेना, ठीक है। और वहीं पर सिर्फ मुझे व्हाट्सअप कर देना, जो नोट्स अच्छे बनाएंगे, राइटिंग अच्छी है, मैं उनके यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। तो डूडार सर्किट ये मैंने सारे PDF इन्होंने भेजी थी मुझे। गुरुजी नोट्स में गलती हो तो माफ़ करना। नहीं जी, कोई गलती नहीं है, अगर गलती होगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, अवगत करवा दूंगा। अब दिखाते हैं आगे वाले नोट्स। ये हैं सोनाल शेखावत हनुमानगढ़ से। इन्होंने भी प्रमुख व्यक्तियों की क्या भेजी है, समाधियाँ भेजी है। राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, किसान घाट। अभी जो गजेंद्र जी गोदारा की जो ट्रिक थी ना, उसी ट्रिक के माध्यम से उन्होंने ट्रिक नहीं लिखी है, उन्होंने ट्रिक लिख कर भेजा था। तो ये भी देखो, इन्होंने भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। सोनल शेखावत जी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ये हनुमानगढ़ से हैं और अभी 12वीं क्लास के पेपर दे रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है कि 12वीं क्लास के दे रही हैं और कहाँ तक पहुँचेंगे ये आगे। अभी इनको तैयारी की इतनी लगन है, बहुत ही बढ़िया। सोनल शेखावत जी आज जहाँ जुड़े हुए हैं आप, ये भी मेरे साथ। उसके बाद ये छगनी धांधु बाड़मेर से हैं। देखो, राजस्थानी चित्रकला से संबंधित संग्रहालय, पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में, क्या राइटिंग है। अभी यहाँ की गुरु जी नज़र लगाओगा कि तुतकार उगाल देवांगा। पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर, जैन भंडार जैसलमेर, कोटा संग्रहालय कोटा में, अलवर संग्रहालय अलवर में। देखो क्या राइटिंग है। ये सारे के सारे चित्रकला से संबंधित है। उसके बाद राजस्थान में चित्रकला विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं, ये संस्थाएं इन्होंने भेजी है। अंकन है वो भीलवाड़ा, चितेरा जोधपुर और चितेरोरी ओवरी नामक एक जो उदयपुर के अंदर जो संग्रहालय खुलाया था, किस राजा ने खुलाया था, कमेंट करके बताना ये सभी, ठीक है। ये देखो कितनी अच्छी राइटिंग है, इन्होंने भी मुझे भेजे हैं। ये हैं छगनी जी धांधु बाड़मेर से हैं, बहुत ही अच्छा भी, अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप। तो ठीक है दोस्तों, अब वो क्लास ज्वाइन करें। आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक आपके लिए वैसे ऐसे ही वीडियो में रोज़ाना लेकर आता रहूँगा। और आपको ये वीडियो के अंदर कितने क्वेश्चन सीखे हैं वो कमेंट कर आप ज़रूर बता देना। अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो भी मुझे नोट्स भेजना चाहता है वो नोट्स मुझे भेज दें। बाकी आपको नंबर दिए हुए हैं और बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर चल रहे हैं, दिए हुए हैं, तो वो वहाँ से देख लेना और व्हाट्सअप कर देना नोट्स। टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लें और वो क्लास ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।